हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोडक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में। और मैं आपका प्यारा दोस्त गौनिक। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए, क्योंकि इंडिया में हर एक एसेट क्लास के लिए हर एक पर्सन की अपनी अपनी ओपिनियन है। इसमें एज फैक्टर अलग से मैटर करता है, क्योंकि जो एजड लोग हैं उनका रुझान एफडी की तरफ होता है और जो लेडीज़ है उनका रुझान गोल्ड की तरफ होता है, और जो यंगस्टर्स हैं उनका रुझान शेयर मार्केट की तरफ होता है, और जो 30 से 50 की रेंज में जो से जितने भी लोग हैं उनका रुझान सबका अपना क्या कहते हैं उसको रियल एस्टेट की तरफ होता है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि आपने देखा होगा कि 60 साल का इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होगा, या आपने देखा होगा या 25 के 30 साल का जो नौजवान होता है वो एफडी में अपना रुझान दिखाता है। तो मतलब डाइवर्सिफाइड मार्केट है और लोगों का रुझान भी अलग अलग है। तो हम दोस्तों बेसिकली चाहते कि हम आज स्टडी करेंगे कि हर एसेट क्लास के प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोमिनेंट एसेट क्लासेस जौन सी भी हैं हिंदुस्तान में जो लोग मानते हैं उनके बारे में। नंबर 1 पे है गोल्ड, नंबर 2 पे है रियल एस्टेट, नंबर 3 पे है फिक्स्ड डिपॉजिट, और नंबर 4 पे है शेयर मार्केट, शेयर्स का कारोबार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। आपको पता है अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं उनका गोल्ड के साथ एक अनोखा ही संबंध है। मतलब किसी के घर में चाहे खुशी हो चाहे गम का कोई कुछ भी हो तो गोल्ड को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। किसी के घर में बच्चा हुआ तो उसके दाद के नान के सभी उसको गोल्ड देते हैं, ताकि वो बच्चे के काम गोल्ड बाद में आए, जब वो बड़ा हो, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो, तो ये इसको लेगेसी पास ऑन का ज़रिया माना जाता है गोल्ड को। और गोल्ड ने हमारे को पिछले कई सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए लोगों का रुझान इसमें बना रहता है। लेडीज़ का रुझान बना रहता है, वो ऑर्नामेंट्स बनाती हैं, उनके जैसे घर वाले हैं, हस्बैंड है, उनको गिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एसेट क्लास के प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इन्फ्लेशन रेट डिस्कस करता हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर कि हर साल किस हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ रही है। तो हम देखते हैं 2020 से लेकर 2017 तक क्या रेट रहा इसका इन्फ्लेशन का। 2020 में 4.95%, 2019 में 4.76%, 2018 में 3.43% और 2017 में 3.6%। तो मतलब एवरेज जो सा इसका रेट है 4 से 4.5% का इन्फ्लेशन का रेट है। मतलब 4% के महंगाई दर का रेट का मतलब हुआ कि जो चीज़ इस साल 100 रुपये की मिल रही है आपको मार्केट में, वो अगले साल 104 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो मतलब हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, गैस सिलेंडर देख लीजिए, चाहे पेट्रोल के रेट्स देख लीजिए, चाहे आलू प्याज, चाहे अपने बच्चों की फ़ीस देख लीजिए, वो हर साल बढ़ रही है। वो मतलब जौन सा भी एसेट क्लास आप चूज़ करते हैं उसमें दम होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अगर आज की डेट में एफडी 5% का ब्याज दे रही है तो 4% तो भाई साहब इन्फ्लेशन रेट है आपका, तो आप कमा क्या रहे हैं? 1%। और ये जो महंगाई का दर दिखाया गया है 4.5%, 5%, 3%, 4%, ये सिर्फ किताबों में है दोस्तों। जो एग्जैक्ट आपका महंगाई का दर है वो कम से कम 7% है। हर साल महंगाई 7% से बढ़ रही है। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए निकाल के, आपको पता लग जाएगा। अगर रिकॉर्ड्स पे आपको भरोसा नहीं है तो आप वो चीज़ को खुद एनालाइज करके देख लीजिए कि आज से 10 साल पहले आपके बच्चे की फ़ीस कितनी जाती थी और आज सेम क्लास की बच्चे की फ़ीस कितनी है, उससे आपको महंगाई का पता लग जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गोल्ड के प्रोज की। प्रोज मतलब फ़ायदे, एडवांटेजेस क्या क्या है गोल्ड के। तो दोस्तों, सबसे पहला गोल्ड का एडवांटेज है कि लिक्विड है नेचर में। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाए पैसे की तो आप गोल्ड के अगेंस्ट पैसा ले सकते हैं। आपको दुनिया के किसी भी कोने में आप इसको लिक्विड कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि ये इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम है, क्योंकि हमने देखा कि जो सा गोल्ड है उसकी जो सी हर साल वो बढ़ रहा है, वो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, और जो सी इन्फ्लेशन रेट है वो 4-4.5% का है। तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम है। और तीसरा इसका प्रोज जो सा है वो है कि ये हम
फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको हम ऑनलाइन फॉर्म में भी ले सकते हैं। आजकल गोल्ड के सॉवरेन बॉन्ड आ रहे हैं सरकार के, हम ऑनलाइन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और दुकान में जाके किसी से भी, मतलब कोई ज्वेलरी शॉप से या किसी से भी आप जाके गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। ये इसके हो गए प्रोज। मैंने दोस्तों आपको बताया कि गोल्ड जो सा है इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम है, वो ये जो से डाटा है उससे देख के बताया। बिटवीन जनवरी 1971 एंड जून 2019 गोल्ड हैज़ एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 10.44%, विच वॉज ओनली स्लाइटली बिहाइंड द कमोडिटीज विद 10.64% एवरेज एनुअल रिटर्न्स। तो अब हम बात करेंगे गोल्ड के कॉन्स की। जो डिसएडवांटेजेस है गोल्ड को बाय करने की, वो है नंबर 1, वॉलेटिलिटी इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका टेन्योर शॉर्ट है, लेट्स सपोज 6 महीने या 4 महीने या 8 महीने या 1 साल, तो दोस्तों आपको इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वॉलेटिलिटी का मतलब है उठापटक, मतलब गोल्ड का रेट ऊपर भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे भी जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और वो बढ़ ही जाएगा लेने के बाद, साथ ही गोल्ड का भाव नीचे भी आ सकता है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा, लॉकडाउन जब लगा था मार्च में, उसके बाद गोल्ड का रेट ऊपर ही जाता गया, ऊपर जाता गया और जाते जाते 58,000 को इसने टच कर लिया। और जिसने 58,000 या 57 या 50,000 के पास भी इन्वेस्ट किया होता गोल्ड में, तो आप देख लीजिए शॉर्ट टर्म में विद इन ए स्पैन ऑफ 7 to 8 मंथ्स के अंदर अंदर गोल्ड अब दोबारा 44,500 मतलब 44,500 रुपीज़ के आसपास फिर से आ गया है पर 10 ग्राम्स। तो इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू स्टोर इन फिजिकल फॉर्म, मतलब अगर आपने कोई ऑर्नामेंटल फॉर्म में गोल्ड को रखा हुआ है या बिस्किट रखा हुआ है तो आपको स्टोर करने के लिए कोई लॉकर चाहिए। तो लॉकर ऐसे तो आप लेंगे नहीं, आपको हर साल उसकी मेंटेनेंस भरनी पड़ेगी बैंक में लॉकर लेने के लिए, ठीक है। और तीसरा इसका पॉइंट है रिस्क ऑफ थेफ्ट। अगर ऑर्नामेंट फॉर्म में आपकी वाइफ या आपने उसको वेयर कर रखा है तो आपको मतलब चोरी होने का डर होता है चीज़ का, या घर से आपने देखा होगा कि लोगों के घर पे रॉबरी हो जाती है तो घर से चोरी हो जाता है, तो आप इसको घर पे नहीं रख सकते, ना इसको वेयर करके आप ज़्यादा घूम सकते हो क्योंकि आज माहौल सही नहीं है। उसके बाद मिक्सिंग इज़ टू मच इफ़ इन्वेस्टेड इन ऑर्नामेंट फॉर्म। आपने देखा होगा कि आपने पर्टिकुलर अपने लाला ज्वेलर से, कोई भी ज्वेलर से आपने ज्वेलरी बनवाई और बाद में जब आप उसको बेचने गए तो आपको पता लगा उसके अंदर तो मिक्सिंग थी, उसके अंदर सिल्वर की मिक्सिंग थी, कॉपर की मिक्सिंग थी, लेने का रेट कुछ और था। जब बेचने गए तो उन्होंने बोला कि भैया ये तो प्योर ही नहीं है, इसमें 70% प्योरिटी है। तो आपको बेचने के टाइम पे ये चीज़ें फेस कर सकते हैं आप, ये वाली चीज़ें फेस, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इन ऑर्नामेंट फॉर्म मेकिंग एंड लेबर चार्जेस आर अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज। जब आप ऑर्नामेंट फॉर्म में गोल्ड को परचेज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट तो आपको इसमें चार्जेस लगते हैं, जो लेबर चार्जेस होते हैं और जो इसके मेकिंग चार्जेस होते हैं, ये ज्वेलर आपसे लेते हैं। बट जब आप बेचने जाते हैं तो वो दोबारा कटते हैं, तो आपको परचेज के टाइम पे भी आपकी लेबर कटेगी और सेल के टाइम पे भी लेबर कटेगी। ये इसके मेजर कॉन्स है जो कि हमारी महिलाएं समझती नहीं है। दोस्तों अब हम दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जैसे एसेट क्लास है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रियल एस्टेट है और उसके क्या क्या प्रोज है, क्या क्या एडवांटेजेस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो सा एडवांटेज है वो है रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं और उसका रेंट खा सकते हैं ज़िंदगी भर। ये सबसे बड़ा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद जो सा सेकंड पॉइंट है वो है प्राइस एप्रिसिएशन। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये हर साल कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन देती है। ये पॉइंट्स दोस्तों तब फ़ायदा देता है जब हम कोई अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहें। आपने देखा होगा लोग अपना बिजनेस करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके और वो सीसी लिमिट बनवा लेते हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो मतलब आपका रियल एस्टेट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रिबेट। जब आप लोन लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिबेट मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग रियल एस्टेट। हम बात करेंगे तीसरे प्रोमिनेंट एसेट क्लास की, जो कि है फिक्स्ड डिपॉजिट। और फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला इसका फ़ायदा है लिक्विड इन नेचर। आप जब भी चाहें अपनी एफडी को तोड़वा के उसका पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसका एफडी का।
उसके बाद पॉइंट है फ्लेक्सिबल टेन्योर। आप अपनी जो सी एफडी है वो मिनिमम 7 दिन की बनवा सकते हैं और मैक्सिमम जितनी मर्जी इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और तीसरा जो है इसका पॉइंट है अच्छा, वो है लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट पड़ी है और कोई अनसर्टनिटी आपके ज़िंदगी में आ जाती है तो आप वो एफडी को मॉर्टगेज करके उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट का। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के कॉन्स की, जो कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और सबसे पहला है नॉट कैपेबल टू बीट इन्फ्लेशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तकरीबन 5 से 5.5% रह गया है। और आपको मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4 से 4.5% का है और एफडी का इंटरेस्ट 5 से 5.5% का है। तो आपको इस एसेट में पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज की डेट में। उसके बाद जो सा इसका पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। आपने देखा होगा हर साल जो से एफडी के रेट हैं वो अब कम हो रहे हैं हिंदुस्तान में। बाहर के मुल्कों में तो पहले ही ये बहुत कम थे और कई कंट्रीज़ में नेगेटिव भी है, बट हिंदुस्तान में भी अब ये कम हो रहे हैं डे बाय डे। एग्जाम्पल मैं आपको इस चार्ट से दूंगा। ये चार्ट पे लिखा है इंटरेस्ट रेट ट्रेंड फॉलिंग 3% इन एवरी डिकेड। मतलब हर 10 साल बाद जो सा एफडी का रेट है वो 3% से कम हो रहा है। कैसे, वो देखते हैं। सन 1991 में इंटरेस्ट रेट 15% था और 10 साल बाद 2001 में ये 3% कम हो के 12% रह गया और 2011 में ये 12% से 9% रह गया और 2021 में 9 से 6% रह गया। अब दोस्तों अब आप ही बताइए कि 2031 तक आते आते एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए और क्या हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है नो टैक्स बेनिफिट। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जैसे कि एटीसी का या 1010D का। अगर आप एटीसी की रिबेट चाहिए आपको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको एफडी में। और 1010D का होता है जब आपकी इनकम आती है उस पर भी टैक्स लगता है। तो एफडी में आपको टैक्स का भी कोई बेनिफिट नहीं है। समझ लो आपके अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो आज की डेट में तो आप नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो, ना कि पॉजिटिव। दोस्तों अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग भी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ये पॉइंट समझाइए और उनका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि उनको सही रिटर्न मिले और वो अपना बुढ़ापा अच्छे से जी सकें। चौथे एसेट क्लास की बात आती है, उसका नाम है स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में सारा धंधा लोगों का बंद था, सिर्फ एक ही धंधा चल रहा था, वो था शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। लोगों ने भर के पैसा लॉकडाउन में इसमें इन्वेस्ट किया और मल्टीफोल्ड रिटर्न उन्होंने 8 महीने में बना लिए। मतलब बहुत ज़बरदस्त रिटर्न लोगों ने इसमें कमाई और नए नए इन्वेस्टर्स ने इसमें बहुत रुझान दिखाया। बहुत से डीमेट अकाउंट लॉकडाउन में खुले। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के मतलब यानी शेयर्स के प्रोज की। इसके प्रोज में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हायर लिक्विडिटी। हायर लिक्विडिटी का मतलब है कि आप जब चाहे शेयर में एंटर कर सकते हैं और जब चाहे इसमें एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपने आज शेयर लिया, चाहे उसको आप 5 मिनटों के बाद भेज दीजिए, चाहे 5 दिन के बाद बेचिए, चाहे 5 साल बाद बेचिए। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको अभी बेचना है या कब बेचना है। उसके बाद जो इसका बेनिफिट आता है वो आता है हायर रिटर्न इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा हायर विल बी द रिस्क, मोर विल बी द प्रॉफिट और लॉस। और तीसरा पॉइंट जो सा इसका आता है वो आता है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी इसलिए है क्योंकि आपके पास इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग क्लासेस में आप अपना पैसा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसके अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, ऐसे अन्य कई सेक्टर है, मेटल सेक्टर हो गया। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे मीडियम टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए वर्सेटिलिटी बोला जाता है स्टॉक मार्केट को। इसका अगला पॉइंट है डिविडेंड इनकम।
जब आप कोई भी शेयर बाय करते हैं और अगर वो अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस आपने बाय किया है, तो आपको वो हर कंपनी डिविडेंड जनरेट करके देगी हर साल। और कई कंपनी साल में 2 बार भी डिविडेंड जनरेट करती हैं और कई कंपनी 3-3, 4-4 बार साल में डिविडेंड देती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। तो इसमें एक और जैसा सबसे अच्छा पॉइंट है इसका प्रोज में आता है, वो आता है एंट्री विद लेस अमाउंट। दोस्तों, शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए आपको कोई बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप 500 रुपया लेके भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेयर एज अदर क्लासेस जैसे एफडी हो गई या गोल्ड हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया, इसमें आपको एक लमसम अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। पर इसमें शेयर मार्केट में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के अपना पोर्टफोलियो बड़ा जनरेट कर सकते हैं और बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इसके अंदर लोगों ने पिछले सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाए हैं, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना। आपको मैं आने वाली वीडियोस में सारा बताऊंगा कि कैसे लोगों ने इसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस चार्ट की जिसमें आपको सेंसेक्स का रेट सन 31 मार्च 1979 में आप देख पाएंगे निफ्टी नहीं सेंसेक्स का लेवल 100 रुपीज़ था और एक्सट्रीम राइट पे लिखा हुआ है एज टाइम इंक्रीज वॉलेटिलिटी डिक्रीज और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लॉस डिक्रीज। इसका मतलब है कि अगर हम अपने स्टॉक को लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो वो हमारे को प्रॉफिट ही जनरेट करके देगा। अगर हम शॉर्ट टाइम में उसको लेके उसके अंदर स्पेकुलेशन करेंगे तो वो हो सकता है आपको नुकसान दे, क्योंकि सेंसेक्स 1979 से लेके 1982 तक बढ़ा, ठीक है, और 1983 में ये थोड़ा फॉल किया, -3% का फॉल था। ऐसे ही अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द डे 41 टाइम्स में से 13 सिर्फ 13 टाइम्स था कि लोगों ने इसमें लॉस बुक किया। अगर 3 साल की बात करें तो 39 टाइम्स में से 7 टाइम्स लोगों ने इसमें लॉस बुक किया निफ्टी में, सेंसेक्स में। और अगर 5 साल की बात करें तो 37 टाइम्स में से सिर्फ 2 बार लोगों ने सेंसेक्स में लॉस झेला। और अगर बात करें 7 साल की तो 35 में से सिर्फ 3 बार लॉस लोगों ने सेंसेक्स में बुक किया। और ये अगर बात करें 10 साल की तो 32 में से सिर्फ 1 बार लोगों को 1 साल में लॉस हुआ। और अगर बात करें 15 साल की या 20 साल की या 25 साल की तो लोगों को 22 में से 0, 17 में से 0 और 12 में से 0 टाइम लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। चार्ट के जरिए मैं किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेंसेक्स की बात कर रहा हूं कि लोगों ने अगर सिर्फ सेंसेक्स में ही इन्वेस्ट किया होता तो लोगों का लॉस 0 होता अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया होता। और प्रॉफिट की बात करें तो 31 मार्च 1979 को यह 100 रुपये का था, जबकि 31 मार्च 2020 को ये 29,469 पॉइंट पे था। और थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि ये 50,000 का भी लेवल पार कर गया था सेंसेक्स। तो इतना लोगों ने भारी भरकम प्रॉफिट शेयर मार्केट में लिया है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में कॉन्स की, डिसएडवांटेजेस की। तो इसमें डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हैं, सबसे पहला वॉलेटिलिटी इन शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को बाय करके सेल करते हैं या स्पेकुलेशन करते हैं तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर नुकसान हो जाए, क्योंकि इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, उठापटक बहुत ज़्यादा होती है डेली बेसिस में। हो सकता है आपने चीज़ 100 रुपये की लिए और आपको महीने बाद पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हो सकता है वो आपको 90 रुपीज़ की बेचनी पड़ जाए या 95 की बेचनी पड़ जाए। बट अगर इसको लंबे टाइम टेन्योर के लिए रखेंगे तो ज़रूर इसमें प्रॉफिट होगा। आप मेरे से पूछें कि मैं कौन सा एसेट क्लास को पसंद करता हूं, तो मेरी राय होगी आज की डेट में अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए तो इमरजेंसी फंड के लिए आप अपना पैसा एफडी में डाल लीजिए, बाकी सभी का सभी पैसा डाइवर्सिफाई करके कुछ गोल्ड में डाल लीजिए, कुछ रियल एस्टेट में ले लीजिए और स्टॉक मार्केट में अपना पैसा ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आने वाली ग्रोथ स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है स्टॉक मार्केट। तो अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अपने सभी नियर एंड डियर वंस जिनकी आप केयर करते हैं उनको भेजिए, ताकि उनको हर एक एसेट क्लास में प्रोज और कॉन्स पता लगें। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।